हेलो एंड वेलकम टू पीएस डायरीज। मैं पिंकी आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। हर साल 26 जुलाई को हम अपना कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस दिन हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया था। कारगिल वॉर से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज हैं जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कारगिल वॉर कब एग्जीक्यूट हुआ था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे और ये कैसे फाइनलाइज हुआ था। बट द क्वेश्चन इज दैट कि एलओसी पे इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आखिर कैसे पाकिस्तानी आर्मीज इंडिया के 130 पोस्ट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो पाए थे। सो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाई थी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कारगिल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत शहर है, पर यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है। कारगिल को मॉडर्न डेज का दूसरा कुरुक्षेत्र भी कहा जा सकता है। जैसे महाभारत में एक ही कुल के दो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक वैसे ही कारगिल में भी एक ही माँ के दो बेटे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान वैसे पहले भी कई बार युद्ध के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं और इस बात को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि हर बार युद्ध में कौन विजयी रहा है। पर कारगिल का वॉर बाकी सभी वॉर से काफ़ी डिफरेंट था। इस आमने सामने की लड़ाई में ऊंची पहाड़ी पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों को 99.9% बेनिफिट था। इतनी ऊंचाई पर बैठे होने की वजह से दुश्मन हिंदुस्तानी फौजी के शरीर के किसी भी अंग पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे बिना अपनी पोजीशन बताए। इतने टफ वॉर सिचुएशन में भी हिंदुस्तानी फौजियों ने यह साबित कर दिया कि वो सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, और इस हारी हुई बाजी को जीत में पलटकर कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। पर सोचने वाली बात है कि एलओसी पर इतनी स्ट्रांग पहरे के बाद भी आखिर कैसे दुश्मन एलओसी क्रॉस करके कारगिल में एंटर कर गए। 1999 कारगिल वॉर से पहले सिर्फ 2500 सोल्जर की एक ब्रिगेड, जिसमें 3 यूनिट थी, वो जोजिला से लेकर लेह तक के 300 किलोमीटर के इंडियन टेरिटरी को गार्ड करते थे। मतलब कि हर 100 किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यूनिट पर रहती थी, जो काफ़ी मुश्किल था। ये इंडियन कनेक्टिविटी का क्रूशियल बैकबोन था जो जोजिला को वर्ल्ड हाईएस्ट आर्मी ग्राउंड सियाचिन से जोड़ता था। इस वजह से इस जगह को ज़्यादा यूनिट फोर्स की नीड थी, पर कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। सर्दियों के शुरू होते ही एलओसी की दोनों तरफ की आर्मी अपनी पोस्ट को खाली करके नीचे बेस पे चली जाती थी। ये कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। 14,000 से लेकर 18,000 तक की ऊंचाई की ये जगह सर्दियों में हैवी स्नोफॉल की वजह से लिविंग कंडीशन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाती थी। सर्दियों में कई बार यहाँ का टेम्परेचर -28 डिग्री तक लुढ़क जाता था। उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। कई रोड्स जो बॉर्डर पोस्ट को जोड़ सके वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमारे पास सफिशिएंट आर्टिलरी गन नहीं होती थी जो ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों के बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, या फिर विंटर्स में जब हमारी आर्मी पोस्ट खाली हो तब एरियल सर्विलेंस कर उन खाली पोस्ट पर निगरानी कर सके। पाकिस्तानी आर्मी ने इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और विंटर में एलओसीज को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी के 4 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ गए और 130 विंटर वेकेटेड इंडियन पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट जोजिला और लेह के बीच में सिचुएटेड है, जिसमें मुस्का, द्रास, कारगिल, बटालिक और तुर्तुक सब सेक्टर्स आते थे। पाकिस्तानी इंडियन नेशनल हाईवे 1D जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था, उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ना चाहते थे, जिससे लद्दाख और सियाचिन की कनेक्टिविटी भी टूट जाती। पाकिस्तानियों का मेन मोटिव था सियाचिन को आइसोलेट करके उस पर कब्जा करना। ये एक ऐसा मूव था जिसे इंडियन आर्मी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पाकिस्तान के इस मूवमेंट का तब पता चला जब इंडियन आर्मी कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 जवानों के साथ द्रास के बजरंग पोस्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान उन पर हमला हुआ और उन्हें कैप्चर करके टॉर्चर किया गया और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। मीनवाइल लोकल से भी पाकिस्तानी इंट्रूशंस की खबर आनी शुरू हो गई थी। वहाँ के एक लोकलाइट्स मोहम्मद यूसुफ, जो 9th JNK लाइट इन्फेंट्री से 1991 में रिटायर्ड हो चुके थे, उन्होंने बताया कि एक बार मवेशियों को चारा चराते समय उनके बच्चों ने कुछ पाकिस्तानी ट्रूप को टोलोलिंग पर चढ़ते हुए देखा। एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन होने की वजह से उन्हें ये पता था कि इस समय इंडियन वहाँ पर पेट्रोलिंग्स नहीं करते हैं। जब उनके बच्चों ने उन्हें ये बात बताई तो वो खुद वहाँ गए और उन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स भीमबट की तरफ जा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन ये जानकारी एक आर्मी ऑफिसर्स को दी और कुछ दिनों बाद यूसुफ और वो आर्मी ऑफिसर्स उस जगह पर गए और पास नाले पर इंतज़ार करने लगे।
उन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर टोलोलिंग से भीमबट की तरफ जा रहे थे। कई दूसरे लोकलाइट्स ने ये भी बताया कि उन्हें वहाँ पर सिगरेट्स के पैकेट्स और मैगजीन्स भी मिले। ऑब्वियसली अब कोई मिलिटेंट तो मैगजीन्स नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग या शौकिया तौर पर ऑफिसर्स ही पढ़ते थे। इससे ये पता चल गया था कि ये कोई मिलिटेंट घुसपैठ नहीं थी, बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूशंस थी। कैप्टन सौरभ कालिया के केस के बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया टू रिकैप्चर लॉस्ट इंडियन टेरिटरी। इसके साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया टू हेल्प इंडियन आर्मी ड्यूरिंग कारगिल वॉर। रेस्ट वॉज हिस्ट्री कि इस वॉर में क्या हुआ और ये वॉर किसके फेवर में रहा, ये हम सब जानते हैं। बट इस वॉर ने इंडियन आर्मी को काफ़ी कुछ सिखा दिया। इस वॉर के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी की फॉर्मेशन हुई, जिसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए टू इम्प्रूव इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी। कई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की गई इन टर्म्स ऑफ रोड्स, हैबिटेट्स और सर्विलेंस आर्किटेक्ट। एलओसीज पर प्रेजेंट सारे गैप्स को फाइंड आउट कर उन्हें फिल किया गया। कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ऑप्टिकल्स फाइबर्स की केबल्स बिछाई गई। हाई टेंट जगहों की सर्विलेंस के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और सैटेलाइट इमेजनरी को स्टैब्लिश किया गया। इसके साथ ही लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी टाइटन किया गया फॉर इम्प्रूव्ड एंड बेटर पब्लिक इंटरफेरेंस। कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, बट इस वॉर ने इंडिया को काफ़ी कुछ सिखाया और समझाया भी।